नमस्कार, मैं कुमार श्याम। भाजपा के वर्तमान सांसद तेजस्वी सूर्या ने 2015 में एक ट्वीट किया था तारिक फतेह को कोट करते हुए। उस ट्वीट पर अब विवाद खड़ा हो गया है। वह ट्वीट क्या था, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 95% अरब women have never had an orgasm in the last few hundred years. Every mother has produced kids as act of sex and not love. यह ट्वीट उन्होंने किया। ट्विटर पर इस ट्वीट को खोद कर निकाला गया है और इस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल यह ट्वीट 5 साल पहले का है, लेकिन लोग अरब महिलाओं के अपमान करने के रूप में इस ट्वीट को पेश किया जा रहा है और हालांकि है आपत्तिजनक भी। इसको मैं आगे आपके सामने विस्तार से बताऊंगा। इस ट्वीट के बाद में और अन्य ट्वीटों के आश्रय अरब देशों में एक प्रकार से प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। वहां पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, वहाँ के बुद्धिजीवी भारत के लोगों को कह रहे हैं कि आप इस्लाम का, मुसलमानों का और अरब देशों की महिलाओं का अपमान कैसे कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेक करके इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि अरब देशों में भारत के अनेक लोग काम करते हैं, रोजगार की तलाश में वहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग बसे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रतिक्रिया के रूप में उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह जो एक प्रतिक्रिया हुई है अचानक से अरब देशों के बुद्धिजीवियों की, यह एक तरह से अभियान का रूप ले रही है। इस्लामोफोबिया इन इंडिया नाम के हैशटैग देश भर में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। अन्य तरीके की बातें भी हो रही है। अब आते हैं तेजस्वी सूर्या की ट्वीट पर। मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि ये 2015 में किया गया ट्वीट है, जो कि ये जो शब्द हैं ये तेजस्वी सूर्या के नहीं हैं बल्कि तारिक फतेह के हैं। तारिक फतेह ने मार्च 2015 में एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के एक प्रश्न के जवाब में ये बात कही गई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या की ट्वीट को एक तरह से संदर्भ से काट कर पेश किया जा रहा है। दरअसल तारिक फतेह की जो पूरी बात है उस बात में एक तरह से अरब महिलाओं में जो FGM का मतलब होता है फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन से जो प्रक्रिया होती है उसे गुजरते हैं। इसका मतलब होता है कि महिलाओं के जननांगों के कुछ हिस्से को काट दिया जाता है। यह प्रथा आप जानते हैं कि दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा प्रबल है। उस कुरीति के उस प्रक्रिया के संदर्भ में ये बात कही गई थी। उसी संदर्भ की बात को तेजस्वी सूर्या ने अपनी ट्वीट में कही है। तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या की बात को संदर्भ से काट कर पेश किया जा रहा है। दरअसल उनका संदर्भ तो वह था, वो तो FGM के बारे में कह रहे थे। तो आपको बता दूं कि ये गलती जो पेश करे उनकी नहीं है, ये गलती तेजस्वी सूर्या की है, क्योंकि तेजस्वी सूर्या ने ही अपनी ट्वीट में उस बात को काट कर लिखा है। अब आप कहेंगे कि 140 शब्द होते हैं ट्वीट करने के लिए, तो वो पूरी बात को कैसे लिखते, 2 ट्वीट कर सकते थे। वह पंक्ति उन्होंने शामिल क्यों नहीं की? यह बात तेजस्वी सूर्या के लिए लागू होती है कि आपने उस बात को संदर्भ से काट कर क्यों लिखा। दूसरी बात, यदि उस बात को साथ लिख भी देते तो भी यह बात आपत्तिजनक थी। आपत्तिजनक इसलिए थी क्योंकि मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को रखूंगा और तथ्यात्मक रूप से आपको बताऊंगा कि यह तारिक फतेह की बात गलत कैसे है और तेजस्वी सूर्या ने जो बात की है वो भी दरअसल गलत ही होगी। अब इसके संबंध में यह भी तर्क दिया जा रहा है कि तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट को डिलीट कर दिया है और उन्होंने तो तारिक फतेह की बात को लिखा था, उससे वो सहमत हैं न सहमत है उसकी कोई बात नहीं है, वो तो उनकी बात को आगे बढ़ा रहे थे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन आप एक बात चूक जाते हैं, जो लोग यूट्यूब पर कुछ बात कर रहे हैं वो भी चालाकी से इस बात को छोड़ जाते हैं, क्योंकि तेजस्वी सूर्या अपने ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट करते हैं तो इसका मतलब सहमति होंगे, फिर भी मान लेते हैं। लेकिन तेजस्वी सूर्या उसी ट्वीट के रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई में वो क्या कहते हैं, आई हैव merely stated what Tariq Fateh said. Having said that, I agree with him that Islamofascism is grave threat to civilization. यह ट्वीट की रिप्लाई में तेजस्वी सूर्या ने कहा है। इसका मतलब वो पूर्णतः इस बात से सहमत हैं। अब मैं आता हूँ कि तारिक फतेह की बात गलत है या सही है, इस बात में कितनी जान है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप तारिक फतेह के इंटरव्यू को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके केंद्र में केवल इस्लाम है। इस्लाम की कुरीतियों का एक प्रकार से निषेध किया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ बोला जा रहा है। हालांकि आलोचना हो सकती है, मैं ये नहीं कहता किसी चीज़ की आलोचना नहीं हो सकती, लेकिन इस इंटरव्यू के संदर्भ में आप देखें तो उसमें केवल इस्लाम केंद्रीय बिंदु है। तो यह जो बात कही गई है ये FGM एक घिनौनी कुरीति है, उसके खिलाफ नहीं कही गई है, बल्कि इस कुरीति को इस्लाम से जोड़कर रखा गया है। इसका मतलब यानी उनका आशय ये है कि इस कुरीति के केंद्र में इस्लाम है, यानी वो ये कहना चाहते हों कि FGM जो प्रक्रिया है इस्लाम की उपज है और
अरब की महिलाओं पर थोपा जा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की जो प्रक्रिया है उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। यह जो प्रक्रिया है इसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। ईसाईयत और इस्लाम के आगमन से पहले भी यह कई समुदायों में प्रचलित थी। कहा जाता है कि जो मिस्र के जो मीम है उनमें भी एफजीएम की प्रक्रियाओं की विशेषताएं मिलती है। हेरोडोटस जैसे इतिहासकारों का भी मानना है, उनका दावा है कि ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी में भी यह प्रक्रिया लागू थी। कुछ समुदायों में ये अपनाई गई थी। उन समुदायों के नाम मैं बता देता हूँ। फिनीशियन, हित्ती और इथोपियाई लोगों में, यानी उन समुदायों में यह प्रक्रिया होती थी। और अब यह भी बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति है उनकी महिलाओं में भी यह किया जाता है और कुछ रोमन और अरब जातियों में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यह कहा जा सकता है कि दुनिया के कई समुदाय इस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। उनकी महिलाओं पर एक तरह से थोपा जाता है और कहते हैं ना कि गुलाम जब अपनी जंजीरों का सम्मान करने लग जाए तो उसे उन जंजीरों से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। यह दुखद पक्ष है कि कुछ जो महिलाएं हैं वह इस प्रक्रिया से सहमत हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी हैं जो इसके खिलाफ भी हैं, लेकिन कुछ सहमत हैं। तो यह प्रक्रिया कई समुदायों में लागू होती है, अपनाई जाती है। इस्लाम, ईसाईयत से उसका कोई मतलब नहीं है। इन समुदायों में है लेकिन उपज इनकी नहीं है। कहने का मतलब ये है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो एफजीएम प्रक्रिया है मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि इसके सख्त खिलाफ हूँ। जो भी समुदाय यह करता है उसको रोका जाना चाहिए और इस समुदाय को आगे आकर इस पर बैन लगाना चाहिए। हालांकि कुछ देशों में इस पर बैन है। इस प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। आज भी 200 मिलियन लड़कियों और महिलाओं को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक 2015 से 2030 तक करीब 68 मिलियन लड़कियों में यह प्रक्रिया होगी। यह अनुमान है। अब देखिए कितनी दर्दनाक प्रक्रिया है। यानी इसके पीछे क्या सोच है, इसका क्या ऐतिहासिक संदर्भ है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, यह विषय से बाहर की बात है। कभी हम इस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, तब इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर यह क्यों किया जाता है समुदायों के अंदर। लेकिन अभी हम तारिक फतेह की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कह देता हूं कि यह जो प्रक्रिया है यह ज्यादती है, घिनौनी प्रक्रिया है और यह मानवाधिकार उल्लंघन है स्पष्ट रूप से, चाहे वो अरब की महिलाओं में हो, चाहे दुनिया की किसी भी समुदाय में हो। अब आते हैं वापस तारिक फतेह की बात पर। तारिक फतेह जो 95% आंकड़ा लेके आते हैं वो कहां से लेके आए, इसका कोई संदर्भ नहीं है। दूसरी बात यह कि ये अरब महिलाओं और इस्लाम से ही जोड़कर रख रहे हैं, जो तथ्यात्मक रूप से, ऐतिहासिक रूप से गलत है। यह केवल इस्लाम में नहीं बल्कि अफ्रीका, न जाने कितने ही देशों में, कितने ही समुदायों द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ आपको कह देना चाहता हूँ कि तारिक फतेह इस बात से चिंतित नहीं है कि ये महिलाओं पर दर्दनाक प्रक्रिया गुजरती है, बल्कि वो इस बात से आत्मसंतुष्ट है कि उन्होंने इस बात को अरब की महिलाओं से इस्लाम से जोड़कर रख दिया है। अब आते हैं तेजस्वी सूर्या पर। तेजस्वी सूर्या का ये 2015 का ट्वीट है। 15 से आज 20 तक आ गए हैं, यानी 5 साल गुजर चुके हैं और अब तेजस्वी सूर्या ने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तेजस्वी सूर्या उस वक्त तो सहमत थे लेकिन अब सहमत नहीं है। और मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी एक विचार प्रक्रिया से गुजरता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पिछली बातों से वो असहमत भी हो सकता है, सहमत भी रह सकता है। अब जब 2015 की ट्वीट को बाहर निकालकर उनकी आलोचना की जा रही है, इतना बवाल खड़ा हो गया है, तो मेरा मानना ये है कि वैसे तो इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या 2015 में जिस बात पर आप सहमत थे, अब जब विवाद खड़ा हो गया है तो क्या आप आज भी सहमत हैं उस बात पर? क्या अब भी आपको लगता है कि अरब की महिलाओं पर ये होता है? अगर होता है तो आप क्या आज भी मानते हैं कि इसके पीछे इस्लाम है? तो मेरे ख्याल से उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि वो अब एक खास पद पर हैं। और मैं कहता हूं कि तब वो सहमत थे, आज अगर असहमत है तो इसमें कोई बुरा नहीं है। हम कुछ बुरी चीज़ों से भी सहमत होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब हम गुणते हैं तो उस बात से असहमत भी हो सकते हैं। उस वक्त उन्हें सहमति हुई होगी, इसमें कोई बुरा नहीं है। विचार आधारभूत वो है जो वर्तमान में हमारे जहन में है। वर्तमान में हम क्या सोचते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। 5 साल पहले क्या सोचते थे वो महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम की आलोचना नहीं हो सकती, आलोचना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आप एफजीएम के
आश्रय इस्लाम की आलोचना करते हैं, वो भी उस स्तर पर कि आप अरब की महिलाओं को एक मशीन की तरह, बच्चे उत्पन्न करने वाली मशीन की तरह पेश कर देते हैं एक व्यक्ति के हवाले से, जो कि तथ्यात्मक रूप से और ऐतिहासिक रूप से भी गलत बात है। तो लोग आपत्ति करेंगे, आप महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। आपने अरब की महिलाओं को एक मशीन के रूप में पेश किया है, इसलिए गलत है। आप इस्लाम की आलोचना करें, उसमें कोई गलत नहीं है, ये स्पष्ट है। आपको एक बात और बता दूं कि इसी बीच एक चीज और आ गई है। सोनू निगम दुबई में है और उनके जो अजान से संबंधित पुरानी ट्वीट हैं वो खोद निकाले गए हैं, उसको लेकर उनकी आलोचना हो रही है। वहां के लोग काफी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि सोनू निगम आज दुबई में है। और इस विवाद के बाद में सोनू निगम ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। मैं कहता हूं कि ये गलत बात है। सोनू निगम ने जब यह बात कही थी तो उनकी भर्त्सना हुई थी, आलोचना हुई थी, सब कुछ हुआ था। अब ये नहीं है कि आप कुछ गलती कर दें तो आप हर बार उसको निकाल कर उसकी आलोचना करना शुरू कर दें। तो भारत सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और जो उनको ट्रोल किया जा रहा है, कम से कम भारत के स्तर पर उस पर विराम लगाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं ट्विटर पर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि मैं खबरी नामक एक ऑडियो चैनल पर काम करता हूं। खबरी ने एक बहुत ही सुंदर मुहिम शुरू की है इस लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन में जो दृष्टिबाधित लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने वॉइस ऑफ ब्लाइंड्स नामक एक मुहिम शुरू की है। और खबरी ने एक नंबर जारी किया है जिस पर आप कॉल करके, जहां भी ऐसे व्यक्ति हैं जो फंसे हुए हैं, आप इन नंबरों पर कॉल करके उन तक सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप नोट कर लें और आपके आसपास ऐसे व्यक्ति कोई भी हों, उनको तक सुविधा पहुंचाने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। खबरी के नंबर हैं। और मेरे ऑडियो सुनने के लिए जो कि यूट्यूब पर नहीं आते, इससे अलग मैं वहाँ पर करता हूँ, उस पेज को फॉलो करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप जाकर पेज को फॉलो कर लें। और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, ऐसे ही मैं वीडियो बनाते जाऊं, तो आप मुझे पेट्रेन पर सपोर्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सदस्यता ले लें ताकि इस काम को हम मजबूती से करते जाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।